वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी। आज आप जानेंगे वर्ण विचार। ये वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा देखें तो क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे कि अगर आप उच्चारण करते हैं अ, ई, तो जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो इस अ और ई के मध्य कोई भी टुकड़े नहीं है। जैसे ई, ऐसा नहीं है, सीधा ही एक स्वर में अ, ई, इस तरह। तो बीच में कहीं भी टुकड़े नहीं हो सकते। ये वह छोटी ध्वनि है। तो दूसरे शब्दों में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके खंड नहीं हो सकते। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। जैसे राम और गया में चार चार मूल ध्वनियां हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे र प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो बना राम। इसी प्रकार ग प्लस अ प्लस य प्लस आ, गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। तो हिंदी में 52 वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों से जब बनती है वर्णमाला, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में देखिए अ इत्यादि स्वर और क ख ग इत्यादि व्यंजन। इसी प्रकार से अंग्रेजी में देखिए ए बी सी डी ई, तो ये वर्णमाला हो गई। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण के दो भेद है। पहला है स्वर जो वॉवल्स होते हैं, दूसरा है व्यंजन जो कॉन्सोनेंट है। अब ये स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों की वायु बिना रुके मुख से निकल जाए उन्हें स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है, जीभ और होठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर हैं। जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ, अंग अह, री, री, लिरी, लिरी। तो हिंदी स्वरों में जो ये आप 16 स्वर देख रहे हैं उनमें से 11 स्वर जो है वो माने जाते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि अंग और आह इनको स्वरों में नहीं माना जाता, ठीक है। और री, री को, री जो ह्रस्व री है वो माना जाता है। दीर्घ री और लिरी और दीर्घ लिरी ये सब वैदिक भाषा में प्रयोग मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 11 स्वर हमारे मान्य हैं। स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। जो मूल स्वर है वो है अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ओ। जैसे हमने ये लिख दिया। अब संयुक्त स्वर क्या है? जब आई बना, आ प्लस ए का आई बना और आ प्लस ओ का आउ बना, ये संयुक्त स्वर है। मूल स्वर के भेद। तो मूल स्वर के 3 भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर
दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर है वो क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, आ, उ, री। यहां पर री की मात्रा जो है वो नीचे री के रूप में लगाई जाती है और उच्चारण री, र, ई की तरह होता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब जैसे हम बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो कहते हैं छोटा आ बड़ा आ, तो यहाँ पर छोटे आ के स्थान पर ह्रस्व आ और बड़े आ के लिए हम दीर्घ आ बोलते हैं। तो इस प्रकार जो ये दीर्घ है वो क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के हमारे आते हैं प्लुत स्वर। ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अगर सरल शब्दों में देखें तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे वो प्लुत है। इसका चिन्ह जो है ये एस जैसा है, इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है। जैसे जब हम किसी को बुला रहे हैं और उसको कह रहे हैं सुनो, राम, ओम, ये हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में है और ना ही व्यंजनों में की जाती है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो आपने देखा ना कि जहां स्वर हमने देखे थे वहां पे अंग और आह आया था, ये वही अंग और आह है जो अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। तो ये जो अंग है उसको अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अनुनासिक जो कि चंद्र बिंदु के रूप में आता है। दूसरा है अनुस्वार जो बिंदी के रूप में आता है। तीसरा है विसर्ग जो कि 2 बिंदु सामने उसके रूप में आता है। और चौथे हैं निरअनुनासिक। तो अनुनासिक जो है वो क्या है? जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे जब हम शब्द बोलते हैं गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि, यहाँ पे जो है चंद्र बिंदु की जो ध्वनि आती है वो आप देखेंगे अनुनासिक है। अब अनुस्वार में क्या होता है? जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, ये नासिक के वर्ण होते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगद, कंकन। तीसरा देखिए विसर्ग जो कि 2 बिंदु सामने लगे हैं, जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की तरह होता है, जो ध्वनि है वो ह की होती है, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख। तो संस्कृत में इन्हीं विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। निरनुनासिक ये क्या है? केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निरअनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। अब यहां पर हम देखते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। जैसे आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। तो अनुनासिक क्या हुआ?
उसमें स्वर हैं और अनुस्वार में व्यंजन है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, अंगुष्ठ में ऊपर अनुस्वार लगा है जो कि बाद में अनुनासिक में बदल गया। दंत से दांत, अंत्र से आंत। अब आगे देखते हैं कि स्वरों की मात्राएं। आ के अतिरिक्त शेष स्वर जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी उनका प्रयोग होता है, तो उनकी मात्राएं ही लगती हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है। जैसे क के नीचे तिरछी रेखा, ये हलंत है। ख हलंत, ग हलंत। आ लगने पर हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे क प्लस अ, ये क बन गया। ख प्लस अ, ख। विभिन्न स्वरों की मात्राएं और शब्दों में उनका प्रयोग देखिए। अब यहां पर देखिए ये सब स्वर लिखे हुए हैं, इनकी मात्राएं हैं और इन मात्राओं का जब हम प्रयोग देखेंगे आगे, जैसे अ का कोई, आ की कोई मात्रा नहीं है, कोई शब्द का प्रयोग इसमें दिखाया नहीं गया है। उसके बाद दीर्घ आ में राम, ई का दिन, ई तीर, री कृषक। इसी प्रकार देखिए ऊ का बना गुलाब, ऊ जब मात्रा के रूप में आई फूल, ए बना केला, आई मैना, ओ कोमल, औ सौरभ। अब आगे देखते हैं हम व्यंजन, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन अपने आप में अधूरे हैं, जब तक इनके साथ स्वर नहीं लगते तब तक ये पूरे नहीं होते हैं। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म। इन सभी व्यंजनों में स्वर जुड़ा हुआ है, तभी हम बोल पा रहे हैं। क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। जैसे ख हलंत है, तिरछी रेखा लगी हुई है, उसमें आ जुड़ा तब जाके ख बना। इसी तरह प प्लस अ, प। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित हैं। क से हा तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब यहां पर हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है, मुंह के किसी न किसी भाग से, जैसे कंठ यानी गले से, तालु, मूर्धा यानी कि खुद जीभ, दांत और होंठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी हमारी जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है। सरल शब्दों में जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ यानी गले से, तालु, मूर्धा, दंत यानी दांत, ओष्ठ यानी कि हमारे होंठ, उनको छूती हुई निकले तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए वर्गों में विभक्त हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं। पहला देखिए क वर्ग, क ख ग घ न। ये कंठ का स्पर्श करते हैं, यानी जब हमारे गले से आवाज आती है सीधी क ख ग, इस तरह से। दूसरा देखिए च वर्ग, च छ ज झ इया। ये तालु का स्पर्श करते हैं। हमारी जीभ हमारे मुंह के अंदर ऊपर की तरफ स्पर्श करती है बोलते समय च छ। तो ये जो है वो
तालु का स्पर्श करने के कारण तालव्य है। तीसरा हमारा है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये जो है हमारी मूर्धा का स्पर्श करते हैं, यानी बिना जीभ को हम घुमाए हुए जीभ के साथ ही उसके साथ हम ये बोलते हैं ट, ठ। चौथा देखिए त वर्ग, जिसमें है त, थ, द, ध, न। ये हमारे ऊपरी जो दांत हैं, ये दांतों का स्पर्श करते हैं। तो जब भी हम बोलेंगे जीभ हमारे ऊपर के दांतों से टकराती है। पांचवा है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये होठों का स्पर्श करते हैं, यानी दोनों होठों को मिलाकर हम ये पांचों बोल पाते हैं। तो ये सारे 25 व्यंजन ये जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा जो है वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतः का क्या अर्थ होता है? भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी अंतस्थ व्यंजनों को बोलने के लिए हमें बहुत ज्यादा मुंह खोलना नहीं पड़ता, थोड़ा सा मुंह खोलकर ही हम आराम से बोल पाते हैं। और इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा, जो हमारी जीभ है, मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। अब आप बोल के देखिए, ये चारों जो हैं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठ के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर भी कहलाते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। इनमें जो यर लावा में जो व है, वो नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत व ऐसे बोलेंगे, जबकि जो ऊपर आया था वो ब था, ब, जो कि होठों से बोला जा रहा था। ये है व, ऊपर के दांत और नीचे का होठ व। इस प्रकार से ये हुए अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु विशेष घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर निकले, जिससे गर्मी पैदा हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से होता है। ये भी 4 व्यंजन होते हैं, जैसे श, श, स, ह। यहां पर आप देखिए, उदाहरण के तौर पे बता रही हूं, जब कभी भी कक्षा में चुप करने के लिए बोला जाता है तो हम इसी पहले श का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे श। देखिए कितना इसमें रगड़ है और कैसे घर्षण करती हुई ये ध्वनि निकल रही है। तो ये ऊष्म व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हमने पीछे जान लिया कि कितने प्रकार के ये व्यंजन हैं और कैसे इनको उच्चारण किया जा रहा है। अब इनको हम कैसे जो है विभाजित करेंगे? व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। तो पहले हुए कंठ्य, यानी गले से जो बोले गए, क, ख, ग, घ, न। दूसरे तालव्य कहलाते हैं। तालव्य कठोर तालु से, जो ऊपर हमारे मुख के ऊपर तालु होता है। च, छ, ज, झ, य और य और श, इसमें जो है तालव्य वर्णों में ये 2 और भी आ गए। तीसरा देखिए मूर्धन्य, यानी कठोर तालु के अगले भाग से, यानी जीभ टकरा रही है तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़ और ड़, ये 2 आगत ध्वनियां भी इसमें मूर्धन्य में आ गई। और आगे श। चौथा देखिए दंत्य, जो कि दांतों से होते हैं, ता, थ, द, ध, न। पांचवा है वत्स्य, यानी जो दांतों के मूल से निकलते हैं, वो है
स, ज, र, ल। ये दांतों के मूल से, जड़ से निकलते हैं। ओष्ठ्य दोनों होठों से, प, फ, ब, भ, म। और सातवां दंतोष्ठ्य यानी निचले होठ और ऊपरी दांत से, व, फ। आठवां है स्वर यंत्र से यानी कि ह। ये जो है इस प्रकार उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है उच्चारण के आधार पर, वो आपने देखा। श्वास, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर अगर हम वर्णों का भेद करें तो प्राण का अर्थ है वायु। व्यंजनों का उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब ये अल्प प्राण व्यंजन क्या है? यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। सरल शब्दों में देखें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण से कम हवा निकलती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। अगर हम क वर्ग में देखें तो क वर्ग में क पहला हो गया, ग तीसरा हो गया और न पांचवा हो गया। ये अल्प प्राण है। इसी प्रकार से जो है च, फिर छ छोड़ के ज और इहा, और इसी प्रकार ट, ड और ण, त, द और न, सब पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण हैं। तो ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। जो अंतस्थ हैं य, र, ल, व, जो हमने पीछे देखे, ये भी अल्प प्राण ही कहलाते हैं। अब हम देखते हैं महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकले और हा जैसी ध्वनि होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और समस्त ऊष्म वर्ण जितने भी हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे देखिए ख और घ, ठीक है, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, ये दूसरे और चौथे वर्ण हैं जिनमें जो है वो महाप्राण व्यंजन ये कहलाते हैं। संक्षेप में अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ख, घ मतलब इनमें ज्यादा है, तो ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब हम आते हैं घोष और अघोष व्यंजन। ये क्या है? घोष का अर्थ है नाद या गूंज, आवाज होती है ना, जैसे वर्णों के उच्चारण में होने वाली ध्वनि की गूंज के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला हो गया घोष, दूसरा हो गया अघोष। अब घोष या सघोष वर्ण कौन से हैं? नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, झनकार सी हो जाती है, वे घोष कहलाते हैं। जैसे ग, घ, ण, ज, झ। वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर घोष कहलाते हैं। अंतिम तीन मतलब क और ख को छोड़ दो, ग, घ, न। इसी प्रकार च और छ को जोड़ दो, ज, झ, इय। तो वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन स्वर घोष, ये सब घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देकर बाहर निकलती है। इस प्रकार से एक झनकार सी पैदा होती है। अब अघोष देखते हैं। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, यानी झनकार सी नहीं होती, वे अघोष है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ। तो ये वर्गों के पहले दो वर्ण और श, श, स, ये सब अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती और इसके फलस्वरूप क्या होता है? वायु आसानी से निकल जाती है।
संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर। ये देखिए 3 प्रकार की जो शब्द आप सामने देख रहे हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, है ना? और इसमें जो है, जो 2 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्रमशः इनके उदाहरण देखिए। श का क प्लस श से बना प्लस अ और बन गया क्ष, यानी रक्षक। त्र का देखिए त प्लस र प्लस अ तो बना त्र, पत्रिका, सर्वत्र। इसी प्रकार ज्ञ, ज प्लस इय प्लस अ और इसके शब्द बने विज्ञान और विज्ञापन। श्र, श प्लस र प्लस अ श्र, श्रीमती। कुछ लोग ज प्लस इय का ज्ञ का उच्चारण ज्ञ करते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन, जब शब्द में एक ही वर्ण 2 बार मिलकर प्रयुक्त हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बिल्ली, बिल्ली में 2 बार ला आ रहा है और पक्का में भी 2 बार क आ रहा है, तो ये द्वित्व है। द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्त अक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे क प्लस त, कता। अब ये से बना शब्द संयुक्त। इसी प्रकार से स्थान में देखिए, आधा स और थ, स्वाद, आधा स और व, शुद्ध, आधा द और ध। यहाँ 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। वर्णों की मात्राएं, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती हैं। ये मात्राएं 10 हैं। जैसे एक खड़ी रेखा जैसे अ, फिर एक ए, आई और ओ इत्यादि। ये मात्राएं केवल व्यंजनों में लगती हैं, जैसे क, की, कु, कु, क्री, के, कई, को, कऊ इत्यादि। स्वर वर्णों की ही ह्रस्व दीर्घ मात्राएं होती हैं, जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती हैं। हाँ, व्यंजनों में लगने पर स्वर उपयुक्त 10 रूपों के हो जाते हैं। हलंत। अब ये हलंत क्या है? हलंत जो है वो व्यंजन के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तब उसे हलंत कहते हैं। और ये संकेत करता है, ये जो हलंत लगा हुआ उसके नीचे जो एक तिरछी रेखा जो हम खींच देते हैं, ये क्या बताता है कि कोई भी व्यंजन स्वर से रहित है, तो इसे हलंत कहते हैं। प्रायः इसका उपयोग उसी स्थिति में किया जाता है जब ऐसा वर्ण शब्द के अंत में आए, जैसे अर्थात त में हलंत लग गया। यो शब्द के बीच प्रयुक्त वर्ण को भी हलंत किया जा सकता है। जैसे विद्या, अब हमने विद्या लिखना है तो द जो है उसके नीचे हमने हलंत डाला है, ये आधा है विद्या। हलंत लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है। हिंदी के नए वर्ण, हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, ड़ और ड़ जोड़े गए हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन हैं, जिनका खंडन किया जा सकता है। जैसे क्ष, त और ज्ञ। तो यहां पर आपने जाना कि एक तो हो गया जो कि नए वर्णों में हमारे क्ष, त्र, ज्ञ है, और दूसरे 2 आगत ध्वनियां ड़ और ड़ जो कि उर्दू के कारण हमारे वर्णमाला में जुड़ गई। जैसे लड़का, लड़का में ड़ है ना, पढ़ाई ड़ आ गया। तो ये जो है ये 2 और जुड़कर इसमें जो है इनकी संख्या हो गई 5। तो क्ष, त्र, ज्ञ का आपने देखा क प्लस श
अब यहाँ पे क प्लस श में श क जो है वो हलंत है, श पूरा है। इसमें क्ष बना, त प्लस र त्र, ज प्लस इया ज्य। तो इस प्रकार से आपने हलंत और हिंदी के जो नए वर्ण हैं उनके बारे में जाना। इसके साथ ही मैं यहाँ विराम लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी में जो स्वर व्यंजन इनके भेद बताए गए और इनका प्रयोग बताया गया है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।